कुर्सी कोई संभाल रही है, और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा बच्चा को मालूम है कि ये आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं, ये आवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। वो किस मुंह से इनकार कर सकते हैं? वो कैसे कह सकते हैं कि धांधली नहीं करते? ये नस्ल दर नस्ल धांधली करते आ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ ऐमन चौधरी। बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में पहले मरहले का इलेक्शन मुकम्मल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इंतखाबी अमल के दूसरे फेज के लिए तैयारियां भी जारी हैं और 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन और 12 मुहाजिर नशिस्तों पर पोलिंग होगी। लेकिन मीरपुर डिवीजन के नताइज के बाद सियासी माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है, टेम्परेचर उरूज पर है। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून और इदारों पर धांधली के संगीन इल्जामात लगा दिए हैं। गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो की जानिब से रियासत पर लगाए गए इल्जामात जिस पर वो पीछे हट गए, लेकिन नून लीग को उन्होंने अपने निशाने पर रखा हुआ है। आज उन्होंने मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया, उन्होंने जारहाना लहजा इख्तियार किया और मुस्लिम लीग नून को नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने इल्ज़ाम लगाया कि नून लीग हमेशा धांधली के जोर पर ही इक़्तिदार में आती है। उन्होंने हमेशा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला धांधली के जरिए बनाए जाने का कहा और बिलावल भुट्टो के इल्जामात पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मैदान में आई। उन्होंने सोशल मीडिया का महाज संभालते हुए पीपल्स पार्टी पर जवाबी वार किया और कहा कि पीपल्स पार्टी धांधली की बारीक वारदात की मास्टरमाइंड है। वो धांधली का रोना रो रही है और साथ ही तंज किया क़यामत कितने बजे है। इसी से मुतालिक हमारा सवाल आज ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के नून लीग के धांधली के इल्जामात, अगर नून लीग धांधली से हुकूमत में आई है तो फिर पीपल्स पार्टी इस धांधली ज़दा हुकूमत को बैसाखियाँ क्यों फराहम कर रही है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ आपके साथ कराते चलूँ। सीनियर तज़कियाकार अयाज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। क्या कहेंगे आमिर साहब, आप जो बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया है और उन्होंने कहा कि नस्ल दर नस्ल धांधली ज़दा ये हुकूमत होती है, पैदावार है, क्या कहेंगे? आप बड़ी मज़े की उनकी तकारीर कल से मैं सुन रहा हूँ। कल उन्होंने बड़ा ठीक ठाक किस्म का गुस्से का इजहार किया और फिर उसका इजहार किया कि जी ये क्या है क्या नहीं है और तफसीलात नस्ल नस्ल धांधली की। ये अभी आप जो सुनवा रही थी उसमें मैं बड़ा मज़ा ले रहा था और वो कह रहे थे कि जनाब बच्चे बच्चे को मालूम है। बड़ी अच्छी बात होती अगर हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इखलाकी फ़तह के तौर पे कहते कि मैं सदर जरदारी को कह रहा हूं कि वो रिज़ाइन कर दें, क्योंकि नस्ल नस्ल धांधली के साथ वोट आपने लिए, आपने गवर्नर बनाए, आपने बलूचिस्तान की हुकूमत ली, जिसको आप चाह रहे हैं उन्हीं के ज़रिए जिनके ज़रिए आपने पूरा सिस्टम बनवाया है। क्योंकि आप तो पीटीआई के साथ जाना चाह रहे थे, फिर आप क्यों आए इधर? वो तो रिक्वेस्ट कर रहे थे ज़ाहिर है। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने कहा था जाके सबसे बात करें, आप ना जाते, हुकूमत टूट जाती, असम्बली टूट जाती खुद ब खुद के जी कोई अक्सरियत ले ही नहीं सकता। मतलब अब ये गुस्सा और बेचैनी जीबी में आपने थोड़ा सा प्रेशर डाला, शहबाज शरीफ ने फ़ौरन मान लिया कि आप का अक्सरियत है, आप बना लें। तो यहाँ पे तो ग्रेस ना रही। ये बात जो मर्जी वो कहें कि अब अगले मरहले पे, क्योंकि क्या AJK के जो प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं फैसल मुमताज़ राठौर, उन्होंने शिकायत की कहीं पे कि जी मेरे इख्तियारात थे, मेरे बंदे लगाए हुए, इलेक्शन कमीशन ने सारे बदल दिए। पूरी आज़ाद कश्मीर की रियासती मशीनरी उनकी लगाई हुई चल रही है। मैंने इसी प्रोग्राम में बताया था जिस दिन जाके हमले हुए PMLN के लोगों के ऊपर और उनके साथ पुलिस खड़ी थी और 5-7 बंदे आए, बट्टे मार के, बेसमेंट में प्रोग्राम हो रहा था और वहाँ पे किसी ने पूछा ही नहीं, क्योंकि वो पूरी सरपरस्ती में चल रहे थे पीपल्स पार्टी के जी, ताकि खबर बने कि नून लीग की कंपेन नहीं चल रही मुजफ्फराबाद में, उनके सदर की नहीं चल रही, फलां कैंडिडेट की नहीं चल रही। उस वक्त तक तो ये खुश थे सारी जगहों पे कि जहाँ पे भी वो कर रहे हैं और पुलिस खामोश थी। क्योंकि इस दफ़ा तो बहरहाल जो जॉइंट एक्शन कमेटी जिसको कलअदम फैसल मुमताज़ राठौर की गवर्नमेंट ने किया, उस पर वो बहुत बोल रहे हैं बिलावल साहब। उन्होंने अपने PM से एक दफ़ा नहीं पूछा कि भाई ये क्यों नोटिफिकेशन निकाला। फिर उसके बाद रेफरेंस गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइंदा असम्बली महाजरों की 12 नशिस्तों पे करेगी। लड़ाई तो वहीं से शुरू हुई ना कि ये तो जी जीत के चलेंगे। राना सनाउल्लाह पे इल्ज़ाम लगा, उसने कहा कहीं एक बता दें कि मैंने ये बयान दिया हो। ये आप लोगों ने खुद कहना शुरू किया और मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब मरियम नवाज ने कल भी जवाब दिया और आज उन्होंने 1.5 लाइन का एक ट्वीट लिखा। पूरी पीपल्स पार्टी कुछ 6 घंटे से प्रेस कॉन्फ्रेंसों में लगी है। बिल्कुल
लेकिन ये कोई सच्ची लड़ाई नहीं है। ये दो बड़े बैठेंगे, ये मैं दो बड़ों से मुराद कर रहा हूँ, एक तरफ से शरीफ बैठेंगे, एक तरफ से जरदारी साहब बैठेंगे, और ये जितने तकरीरें कर रहे हैं और धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं, ये कहेंगे नहीं अब हमें बड़ों ने मना कर दिया है, अब हम नहीं बोलेंगे। और अच्छे बच्चों की तरह जैसे 2024 के बाद बैठ गए थे, फिर जीबी के बाद बैठ गए, फिर अब बैठ जाएंगे। लेकिन आप ये देखें कि इसके अंदर जो दोनों ने हकीकी रंग आपको नजर आ रहा है कि पूरा नेशनल मीडिया दो तीन दिन से सिर्फ इसी बात पे चल रहा है कि जनाब धांधली होगी, नहीं धांधली नहीं हुई, आप हार गए और आप जीत गए। जो मकसद था इन दोनों पार्टियों का वो इन्होंने अचीव किया, और बिल्कुल एक भी आवाज नहीं निकलेगी जब बड़े बैठ जाएंगे। जैसे कानून साजी पे पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में या सेनेट में किसी भी बिल पे कह देते हम नहीं मानते, उसके बाद एक पूरी टीम जाती है प्रेसिडेंसी, हर महीने जो मीटिंग होती है उनकी, उसके अंदर इन दोनों के मामला तय हो जाते हैं, चाहे वो कोई कवानीन बदलने हैं, हुकूमती मामलात में अड़े हुए हैं, और वो फिर हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। ये कहानी बड़ी तेज है। इसके अंदर मसला कश्मीर के ऊपर प्रॉब्लम जरूर आ रहा है, लेकिन हमारा मसला शुरू दिन से यही है कि यहाँ पे सियासत राजनीति इसी तरह ही होती है, क्योंकि अब उनको ये नजर आ रहा है कि जीबी में तो थोड़ा डिफरेंट हुआ, लेकिन यहां तो वही कुछ हो रहा है कि 16 में पीएमएलएन जीती, उससे पहले पीपल्स पार्टी जीत गई जिसकी मरकज में हुकूमत थी, 21 में फिर पीटीआई जीत गई, और अब पहले मरहले में नून को जिस तरह 9 सीटें मिली और 4 मिली पीपल्स पार्टी को, वहां के सारे सर्वे जो लोग हमारे रिपोर्टर्स हैं हम उनसे बात कर रहे थे, ये था कि पीएमएलएन वहां पे पीपल्स पार्टी से आ गया है। अब कैंपेन के ऊपर था, पीएमएलएन ने भरपूर कैंपेन की जो जीबी में नहीं की थी। नवाज शरीफ के तो 2 जलसे थे मरियम नवाज के साथ, लेकिन उनकी पूरी पंजाब कैबिनेट 12 महाजरीन की नशिस्तों पे भी लगी हुई है, और पूरे लोग लगे हुए हैं सारे वहां पे, अमीर मकाम जो इंचार्ज है वहां के एक एक जोड़ तोड़ करके बैठे हुए हैं कि जी जो लोग आजाद थे पिछली दफा, जिनकी वजह से पीएमएलएन को शिकस्त हुई, या उनको टिकट दे दिया या उनको पार्टी के साथ शामिल कर लिया। प्लान तो उन्होंने भी पीपल्स पार्टी की तरह पूरा किया। अब अगला मरहला 2 अगस्त को आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर 12 महाजरीन की नशिस्तें हैं, और फिर ये 10 नशिस्तें इनकी हैं जो मुजफ्फराबाद डिवीजन की हैं, फिर आखिरी मरहला 10 अगस्त को है जिसमें 12 नशिस्तें हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पहला मरहला मुकम्मल हो चुका, दूसरे मरहले की तैयारियां जारी हैं। नवीद साहब क्या समझते हैं, आम पीपल्स पार्टी की जानिब से इस तरह से इल्जामात की बौछार और बार बार ये कहना धांधली ज़दा हुकूमत और बार बार ये नस्ल दर नस्ल धांधली ज़दा होने की बातें करना, लेकिन फिर दूसरी तरफ इत्तेहादी भी हैं। अगर ये पता है उन्हें कि ये धांधली से हुकूमत आई है तो फिर उन्हें बैसाखियाँ क्यों फराहम की जा रही हैं, अलग क्यों नहीं होते, उस इत्तेहाद का हिस्सा क्यों हैं? देखिए अमन, 2024 का इलेक्शन था, उस वक्त इसी प्रोग्राम में बैठ के जिस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बुछाड़ कर रहे थे, तो उस वक्त भी हम यही कह रहे थे कि ये एक नोरा कुश्ती है, और ये नोरा कुश्ती से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप देखें इस मुल्क में पिछले 2-3 साल में जिस तरह से, मैं ये नहीं कहता कि इससे पहले कोई आपके पास आइडियल जमहूरियत थी, लेकिन पिछले 2-3 साल में जिस तरह से जमहूरियत, जमहूरी इदारों, जमहूरी इक़दार और जो जमहूरी असूल हैं उनको जिस तरह से पामाल किया गया, आपका इलेक्शन पर से तो अवाम का एतमाद 2024 में उठ गया ना। जिस तरह से ब्रेजन तरीके से, ब्लेटेंट तरीके से वायलेशन की गई, जिस तरह से रिगिंग की गई, जिस तरह से मैनिपुलेट किया गया, 2 माजी की हरीफ जमातों को ला के हलीफ बना दिया गया, यानी उस वक्त एक दूसरे के ऊपर बरसात हो रही थी। इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो थे वो शरीफ खानदान को, और शरीफ खानदान जो है वो पीपल्स पार्टी को और जरदारी को जिस तरह से निशाने पे रखे हुए थे, तो वो जब आई बात उसकी कि जब जो है वो माले गनीमत इक़्तिदार का बंटने का टाइम आया तो वो सारे आके बैठ के, यानी किसी का जीता हुआ इलेक्शन, ये वो जमातें हैं जो अपने आप को जमहूरियत की अलमबरदार कहती हैं, वो कहती हैं कि जी हमने जमहूरियत के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, ये उनकी जमहूरियत थी। वो जो मिसाक जमहूरियत करके बैठे थे और ये कहा था कि किसी भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, वही किया। यानी तहरीक अदम एतमाद आपके सामने मौलाना फजल रहमान साहब ने उसका सारा कुछ खोल के सामने रख दिया। ये लोग थे और ये फिर अब बात कर रहे थे जमहूरियत की। और फिर हमने उस इलेक्शन के बाद, अभी जब एजेके का इलेक्शन हो रहा था, यहीं बैठ के मैंने ये बात कही थी कि ये भी एक बंदर बांट है इस मुल्क में जहां पे कोई जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत का लिबादा उड़ा हुआ है, और गवर्नमेंट के अपने मिनिस्टर बैठ के बड़ी दीदा दलेरी के साथ सीना चौड़ा करके वो कहते हैं कि जी हाइब्रिड निज़ाम है।
इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ झंडे के अलावा जो है वो कुछ भी नहीं है। सही। मैंने ये बात कही थी कि जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो रहा है ये भी बंदर बांट है, ये पीपल्स पार्टी को दिया गया, अब आगे एजेके जो है वो नवाज लीग को दिया जाएगा। तो ये इसी तरह से बंदर बांट हो रही है। और खुद जो है वो कल शर्जील इनाम मेमन साहब ने और बाकी पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर ने कहा कि जी ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। यानी जो पीटीआई का नैरेटिव था आज खुद ही आप उसको इंडोर्स कर रहे हैं कि वो यही कह रही थी ना कि 47 की फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म 47 की नहीं है, ये हर जगह जो भी जिस तरह से उस इलेक्शन को किया गया, मैनिपुलेट किया गया, जिस तरह से ब्रेजन तरीके से उसको रिग किया गया, तो वो आपकी गवर्नमेंट वो आप सिंध में है, वो सेंटर में है, वो पंजाब में है या वो बलूचिस्तान में है, तो वो सारी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। और फिर ये कहना इस तरह से बड़ी दीदा दलेरी के साथ कि जी वो आप बैठे हैं, सदर साहब आपके बैठे हैं, आपके जैसे आमिर साहब ने जिक्र किया बलूचिस्तान में आपकी गवर्नमेंट है, केपी में आपने गवर्नर बैठाया हुआ है, सेनेट में आपके लोग बैठे और आप कह रहे हैं जो है वो, तो बिल्कुल इंप्रेशन क्या देना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है नवीद साहब। जो एजेके में जिस तरह की सिचुएशन है उस सिचुएशन से ये जो है तवज्जो दूसरी तरफ जो है वो हटाना चाह रहे हैं। शायद इनको ये टास्क दिया गया है, लेकिन खुदा ना खासा अगर कुछ होता है तो अहमद मैं ये कहूंगा कल को हम मीडिया, हमारी पॉलिटिकल एलीट, हमारी सारी रूलिंग एलीट जो है ना वो सब जो है इस ब्लेम में इक्वली ये ब्लेम जो है वो शेयर करेगी। सही। अयाज साहब, जब इंतखाबी मुहिम चलाई जाती है ये जमातें अपने अपने मंशूर पेश करती हैं, बहुत वादे करती हैं और फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करती हैं, लेकिन जब इंतखाब कंडक्ट हो जाते हैं उसका नतीजा आता है तो एक और तरह के इल्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, धांधली। अवाम किसकी तरफ देखे? पहले वादे फिर बाद में ये धांधली की रट, कहाँ अवाम खड़ी है? और फिर ये पार्टी अगर एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ाम लगाती हैं और पता है कि इत्तेहादी हुकूमत धांधली से आई है तो क्यों साथ देती हैं? एमन एक तो अवाम को भूल जाए इस सारे प्रोसेस में, अवाम का कोई लेना देना नहीं है इससे, ना बेचारों का कोई कसूर है। कहानी में ट्विस्ट आएगा और वही वाला ट्विस्ट आएगा जो पहले आया करता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये इस वक्त वो मौला जट बने हुए हैं और नूरी नत बने हुए हैं दोनों, उसके बाद फिर ये बड़े अच्छे बच्चे बन के साथ चलते हैं। बिलावल साहब की मुझे वजाहत का बड़ा मज़ा आया। वो कहते हैं मैंने रियासत की बात की थी, इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं की। अब ये पता नहीं रियासत कौन है, ये मेरी समझ से बाहर है। ये कहाँ से आती है रियासत जिस पे वो तनकीद कर रहे थे और कह रहे थे कि रियासत ये फैसला करे कि उसने पाकिस्तान में मफाद में जाना है या नून लीग के मफाद में, क्योंकि उनको लग रहा है कि नून लीग का मफाद ज़्यादा इस वक्त आगे रखा जा रहा है। मुझे कुछ यूँ लगता है कि जैसे शायद, आई डोंट नो, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये तो पीपल्स पार्टी को उम्मीद थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें नून लीग की होंगी वहाँ एजेके में, लेकिन लगता है कि उनको ये बहुत बड़ा धचका लगा है कि इतनी ज़्यादा 9 कैसे हो गई 13 में से, हमारी सिर्फ 4। और फिर जो उन्होंने हवाला दिया था वो चौधरी यासीन की सीट के हवाले से कि अबाई गांव जहाँ पे उनकी बरादरी है, वहाँ अबाई हल्का, वहाँ से वो हार जाते हैं और शहर की नशिस्त से जीत जाते हैं। यहाँ ज़ाहिर है उनके बरादरी के ज़्यादा लोग ही नहीं, क्योंकि ये एक चीज़ इस्टेब्लिश हुई थी कि ये पहला जो मरहला होता है इलेक्शन का, ये बिरादरियों पे ज़्यादा इन्हिसार करता है। ज़ाहिर है हमने इलेक्शन का माहौल ही ऐसा बना दिया हुआ, अब क्या करें कि हमारे यहाँ कोई नज़रिया, कोई पार्टी मंशूर, वो तो बहुत पीछे रह गए हुए हैं। अब तो खैर वोट की भी अहमियत नहीं रह गई भी। वो इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं बिलावल साहब, वो मुसलसल ये लगा रहे हैं। आरओज़ के इलेक्शन वाला इल्ज़ाम भी मुझे उसमें कोई हैरत नहीं हुई, वो अपनी जगह मौजूद है, बिल्कुल ठीक है। अब वो जो कह रहे हैं कि ये मैंडेट इनके पास नहीं था, सीएम के पास भी नहीं था, पीएम के पास भी नहीं था, बिल्कुल ठीक है, इस पर कोई इनकार ही नहीं कर सकता। ये तो सामने की बात है, ये तो नजर आया 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद जो रिजल्ट्स थे, उसके बाद जब वो तब्दील हुए तो बिल्कुल इनको लाके बिठाया गया है। वो तो बिल्कुल अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब जवाब में यहाँ से चीज़ें जाती हैं, अब नून लीग ये कह रही है, उनका मौक़िफ़ ये है कि चूँकि कायद ने वहाँ जलसे किए, चीफ मिनिस्टर पंजाब गई और उनकी तरक्की का जो मॉडल है पंजाब का, उसको लोगों ने वोट दिया वहाँ। अब
आज़ाद कश्मीर के लोगों को तो तरक्की का वोट नजर आ गया, मुझे ये नहीं समझ आ रही गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को क्या हुआ था, उनको तरक्की चाहिए नहीं यार, मुझे बड़ी हैरत हुई है। बहरहाल ये गोरख धंधा है, ये रिजल्ट्स इसी तरह मैनेज हो रहे हैं और जाहिर है मैनेज करने वाले भी बड़े लायक फाइक लोग हैं, इसलिए हम ज्यादा इस पे बात भी नहीं कर सकते। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, आप इंजॉय करें इस मारधाड़ को। ये जाहिर है और क्या है, हमारे पास है भी कुछ नहीं ना अब आजकल मीडिया के पास, तो रौनक लगी भी है दोनों तरफ से, एक दूसरे पे हमले हो रहे हैं और आप भी इंजॉय करें, लोगों को भी इंजॉय करने दें। उसके बाद फिर जब ये साथ बैठ जाएंगे उसके बाद कहेंगे जी कि ठीक है, वो जाहिर है मिलके ही हुकूमत इन्होंने बनानी होती है। बिल्कुल ऐसा ही। अभी तो धांधली के इल्जामात लग रहे हैं और दोनों जानिब से लफ्जी गोलाबारी भी जारी है, लेकिन वही बात कि जब इक़्तिदार की बंदर बांट की बारी आएगी तो तब साथ बैठकर हर चीज़ तय हो जाएगी। इसी पर मज़ीद देख लेंगे फैसल साहब और इलियास साहब का, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, दूसरे मरहले की तैयारी जारी है, लेकिन इसी के दौरान धांधली की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं, लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है। फैसल साहब क्या कहते हैं आप? एक तरफ धांधली की, फिर दूसरी जानिब इत्तेहादी हुकूमत भी, और जब बंदर बांट होती है इक़्तिदार की तब भी साथ बैठ कर अच्छे तरीके से बांट ली जाती हैं चीज़ें, क्यों? देखिए बात यह है कि ये जो फॉर्म 47 है ना, एक टर्मिनोलॉजी है, एक इस्तिलाह है, इसको फॉर्म के तनाजुर में नहीं देखें। जिस तरह AI जो है वो मुख्तलिफ शोबों को निगल गया है, इस तरह इस फॉर्म 47 ने भी जो है ना, इसको भी आप AI का टूल समझें। इसने आपकी जो इंतखाबी सियासत है इसको निगल लिया है। जब फॉर्म 47 जो है 2024 में बांटा जा रहा था तो इस मुल्क के ज़िम्मेदार लोग ये बात कर रहे थे, संजीदा लोग ये बात कर रहे थे, ये काम ना करें, बेनिफिशरियों को समझा रहे थे ये आपके गले में पड़ेगा। लेकिन उस वक्त तो इन सबको इक़्तिदार चाहिए था, तो अब आप इंजॉय करें। उस वक्त क्यों आप इक़्तिदार के में भूखे हुए थे? उस वक्त आपको ये इंतखाबी धांधली नज़र नहीं आई थी कि जब आपको कराची का इलेक्शन हाफिज नईम से जीत कर आपके हवाले किया गया था। देखिए 2024 में जो लोग फॉर्म 47 के बेनिफिशरी हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो MQM है, इन तीनों या और जो 2-4 जमातें जो भी हैं, उनके पास अब कोई इखलाकी और सियासी जवाज़ बचा ही नहीं है कि वो अब इंतखाबी सियासत में होने वाली धांधली पे एतराज़ करें। क्योंकि अब आपको एतराज़ करना है और तो शिकायत करनी है, तो ये मैनेजमेंट अब पहले होती है, ये इलेक्शन के दिन या इलेक्शन के बाद नहीं होती। तो वहाँ आपने चीज़ों को आपको जो है वो बेहतर करने की जो ज़रूरत थी वो आपने नहीं की बेहतर, तो आपको मिल गया। अब तो तय हो जाता है ना कि भाई गिलगित इनको देना है तो कश्मीर उनको देना है। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा आदमी था जिसको ये बात नहीं पता थी कि आज़ाद कश्मीर जो है वो मुस्लिम लीग उनको देना है, गिलगित जो है वो पीपल्स पार्टी को देना है। बहुत मुनसिफाना तकसीम हो रही है। मैं समझता हूँ कि जो लोग भी तकसीम कर रहे हैं उनको हमें दाद देनी चाहिए कि बराबरी की बुनियाद पे आधा तुम्हारा आधा इनका, इस बुनियाद पे तकसीम कर रहे हैं। इसको इनको खुशो खुजू के साथ भी जो है ना कबूल कर लेना चाहिए। वरना आप एक बात बताएं, ये अगर कश्मीर जो है ये गिलगित इनको नहीं देते तो पीपल्स पार्टी ने क्या बिगाड़ लेना था? इसी तनख्वाह पे नौकरी करनी थी। तो शुक्र अदा करें कि इस वक्त इनको इस बात की आज़ादी दी गई है कि आप धांधली का जो है वो इल्ज़ाम लगा लें। लेकिन ये आज़ादी अगर इनसे छीन ली जाए तो यकीन करें ये बात भी नहीं कर सकते, इनमें इतनी हिम्मत भी नहीं है। तो ये आज़ादी इसलिए कि ताकि नज़र आए कि मुल्क के अंदर जो एक सियासी माहौल है, हम जो लोग भी हैं हम सबको सारी सूरत हाल पे इंजॉय करना चाहिए कि बड़ा मज़ा आ रहा है। इससे अगर हो रही है तो होने दें, हमें क्या है। सही। इलियास साहब, आपको क्या लगता है कि अभी पहला मरहला मुकम्मल हुआ है लेकिन धांधली की आवाज़ें आ रही हैं और अभी 2 मरहले और रहते हैं, इलेक्शन कमीशन क्या इस बात पे कामयाब हो सकेगा शफाफ इलेक्शन कराने में और फिर उसके नताइज शफाफ तरीके से सामने लाने में? देखिए, जो मर्जी ये शोर डालें, इलेक्शन कमीशन ने यही कहना है कि हम तो साफ और शफाफ तरीके से इलेक्शन करा रहे हैं, जिसमें देख लें कि कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं है जो मुनसफाना तरीके से हो रही हैं और उम्मीदवारों को सारे जो है बराबरी के बुनियाद पर, ये वो बिल्कुल ऐसे बयानात होते हैं जो चलते हैं। जो असल जो है कि इलेक्शन जो बूथ में जिस तरह जो चीज़ें हो रही हैं, और दोनों जो जमातें हैं, सियासी जमातें एक दूसरे को जानती हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही हैं। वो दोनों माजी में एक दूसरे के हरीफ रहे हैं और एक दूसरे को जानते हैं कि वो किस तरह इलेक्शन में वो जीते हैं और वो किस तरह कौन से हरबे इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है
मुस्लिम लीग को उधर गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा एक झटका लगा था, लेकिन वो अब वो नहीं चाहते थे कि वो उधर से अगर उधर से हारे हैं तो इधर से वो किसी तरीके से, और इसके लिए उन्होंने कहा था कि अगर हम हारते हैं कश्मीर में तो फिर वफाक भी हमारा कमज़ोर हो जाएगा। तो ये जो तरीक़ाकार है इनके लिए, जो इन्होंने तरीक़ाकार जो तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जो भी किया अपना इलेक्शन में, और जिस तरह देख लें आप बसें दे रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं, तो वो जो सारी चीज़ें थी और अपने उन्होंने वादे भी किए, अपने लीडर्स भी भेजे ताकि बेहतर तरीके से कर सकें। अभी तो दूसरा मरहला है, उसमें दूसरे मरहले में फिर पीपल्स पार्टी को नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ होगा, तो वो मज़ीद सीटें उधर से खोएंगे, तो ज़ाहिर है इधर भी अब दूसरे मरहले की तरफ ये लग जाएंगे। अगर इलेक्शन के रिज़ल्ट तस्लीम नहीं करते तो फिर इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि क्या करते हैं। अगर बड़ी सियासी जमातें नहीं कर रही तस्लीम, एक कर रही है दूसरी नहीं कर रही, वरना ये होता है कि इलेक्शन में रिज़ल्ट तस्लीम कर लिए जाते हैं। तो अब ये है कि इनको देखें, अभी तक तो दोनों तरफ से कह रहे हैं वो इलेक्शन जीत के अपने जश्न मना रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इल्ज़ामात लगा रहे हैं भरपूर तरीके से कि जी हमारे साथ हाथ हुआ है। तो इस तरह वो चाह रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान के बाद कश्मीर में भी अपनी सियासी जमात, और देखें एक दूसरे पर एक इतनी तनकीद जो कर रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात कर रहे हैं, इसको कह सकते हैं अभी तो फ़िलहाल तो लोग ये कह रहे हैं नूरा कुश्ती है, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई हो रही है कि अगर सीटें ना मिल सकें पीपल्स पार्टी को बीच में से, तो पहले तो इलेक्शन ये था कि बजट को अप्रूव करवाना था, उधर तो मुस्लिम लीग नून थोड़ा सा ढीला हो गई थी, लेकिन अब जो सूरत हाल है कि अगर इन्होंने 10 नशिस्तें हासिल करनी तो ये जंग ज़्यादा देर तक रह सकती है, और देखेंगे कि क्या करते हैं कि ये आगे मुफाहमत चलती है कि नहीं चलती, आपस में किस तरह दूसरे सूबों में भी इकट्ठे रहते हैं कि नहीं रहते, क्योंकि पीपल्स पार्टी को तो इक़्तिदार के मज़े ले रही थी, लेकिन अब जो है देखें कि अपना इक़्तिदार के मज़े लेने के अपनी अगले इलेक्शन की तैयारी, लेकिन अब बिल्कुल धांधली की आवाज़ें आ रही हैं और अभी सिर्फ एक मरहला मुकम्मल हुआ है, 2 मज़ीद मरहले भी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के रहते हैं। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। प्रोग्राम में यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो चुकी है, दीगर मुल्कों तक इस जंग के फैलने का कितना खदशा, इसी पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बात करेंगे मशरिक़ वस्ता में 4 दिनों के आर्जी वक्फे के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान हमले दोबारा से शुरू हो चुके हैं। उसके साथ मशरिक़ वस्ता में एक नया महाज भी खुल गया है। यमन के हौसियों की जानिब से सऊदी ऑयल टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद सऊदी अरब और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पर इराक में ईरानी प्रॉक्सीज पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। हमारे प्रोग्राम का सवाल यह है कि क्या इराक में इस सिक्योरिटी रिस्पॉन्स के बाद सऊदी अरब बराह रास्त जंग का फरीक बन चुका है? नवीद साहब, क्या कहते हैं आप? देखिए, जंग तो ऑलरेडी यमन फैल चुकी है। वहाँ पे अगर देखा जाए, जिस तरह से सऊदी अरब ने पहले यमन की बंदरगाह पे अटैक किया, फिर यमन की तरफ से जो है वो सऊदी अरब की रिफाइनरीज के ऊपर अटैक किया गया, फिर इराकी मलेशिया ने जिस तरह से सऊदी अरब पे जो है वो मिसाइल दागे, और फिर उसके बाद जो है वो सऊदी अरब और अमेरिका ने मिल के वहाँ पर जो कार्रवाई की। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ईरानी जहाज जो है जिसको यूक्रेन ने वहां पे टारगेट किया, और ईरान ये कह रहा है कि इसका जवाब जो है वो जरूर दिया जाएगा। ऑल्दो के यूक्रेनी फॉरेन मिनिस्टर ने जो है वो कल बात की ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से और कहा कि ये गलती हुई है, लेकिन ईरान ने ये कहा है कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। और फिर कल जिस तरह से रात को ईरान ने जो है वो जॉर्डन में अमेरिकी बेसिस के ऊपर दोबारा अटैक किया, तो जंग फैल चुकी है। अब सवाल ये होना चाहिए कि जंग को किस तरह से कंटेन किया जाएगा, किस तरह से रोका जाएगा, और उसका जो है वो ट्रंप ने कल ही ये बता दिया नेतन्याहू के साथ, इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग के बाद कि नेतन्याहू उनको जंग में एंगेज रखना चाह रहे हैं। तो जब तक इजराइल ऑन बोर्ड नहीं होगा, मेरे ख्याल में ये जंग जो है तौर पर इस जंग का रुकना बेहद जरूरी है। नबी साहब, आपका टेक आ गया, वक्त की कमी अपनी लपेट में ले। जी, क्या कहेंगे आप आमिर साहब इस हवाले से? सिंपल सी बात है कि इसराइल की जो ग्रेटर गेम है वो कामयाब हो रही है, और मशरिक़ वस्ता पूरी तरह बराह रास्त जंग की लपेट में आया, और पूरी दुनिया इनडायरेक्टली आ चुकी हुई है। पाकिस्तान के ऊपर हमारे यहाँ तो रोज़ाना की बुनियाद पे कोड़े बरस रहे हैं, ज़ाहिर है पेट्रोल डीजल के ऊपर, और फिर उसके साथ हर चीज़ महंगी होनी शुरू हो चुकी हुई है। किसी के बस में भी कुछ नहीं है कि क्या करें। यही तो है कि भाई हम अपने तौर पे क्या कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इसराइल के हवाले से और अमेरिका के हवाले से मैं बार बार कहता हूँ, फिर तनकीद बड़ी करते हैं कि ये जितने इनकलाबी पासदारान बैठे हुए हैं ना इसराइल को टच कर रहे हैं, ना अमेरिकन उन शिप्स को कर रहे हैं जो
इनकी बंदरगाह को कंट्रोल कर रहे हैं, ना आने दे रहे हैं जहाज, ना जाने दे रहे हैं। सही। सारा गुस्सा निकल रहा है गल्फ के अंदर, सऊदी अरब में। तो भाई आप फायदा किसको पहुंचा रहे हैं? ईरानी पासदारान किसके लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि जो लोग आप पे अटैक कर रहे हैं बराह रास्त, वो आपकी दस्तरस में, आप उर्दन तक पहुंचते हैं और उड़ा भी दिए उन्होंने आपके बैलिस्टिक मिसाइल, सारे जीरो भी कर दिया। आप बता दें क्या नुकसान हुआ। लेकिन जो आपके समुद्रों में 20 जहाज खड़े हुए हैं, आज भी उन्होंने कहा है सेंटकॉम ने कि जनाब हमने 20 जहाज लगा के इनका नातका बंद किया हुआ है। कोई एक ड्रोन, कोई एक मिसाइल इधर बैलिस्टिक इधर क्यों नहीं चलता? ये सारा मुसलमान जो दीगर ममालिक हैं, तो फिर तो इसराइल की ग्रेट गेम कामयाब हो रही है, फंस सारी दुनिया गई है। और वो यही चाह रहे हैं। अब चाइना और रशिया क्या कर सकते हैं आने वाले दिनों में, यही देखना होगा। क्योंकि कब तक ये जखीरा चलाएगा ईरान, जिसके ऊपर ये गेम डाल रहा है कि जी मैंने इसको भी मार दिया, और वहां पे नुकसान कुछ नहीं होता। सही। एयाज साहब क्या कहेंगे? इवन सबसे ज्यादा खतरनाक मोड़ इस जंग ने अब लिया है। जाहिर है जो बिल्कुल ठीक आमिर बात करें, जो इजराइल की ख्वाहिश थी कि गल्फ स्टेट्स को इसमें घुसेड़ लिया जाए, और वो जाहिर है आ गई है उसमें। अब ये मसला, और हमारी बदकिस्मती ये है कि वो जब तेल सस्ता हो जाता है, वो जहाज वो चलते चलते यहाँ पहुँचते पहुँचते को 35-37 रोज ले लेता है, और उस दौरान तेल फिर महंगा हो जाता है। और वो जो महंगे तेल वाले जहाज हैं, वो रोज लैंड कर रहे हैं यहाँ, लंगर अंदाज हो रहे हैं, रोज आते हैं, रोज वो तेल है, फास्ट सर्विस। और वो मतलब ऐसा फास्ट ट्रैक, मतलब वो कहते हैं ना, शबाज तेरी परवाज तो जल्दा है जमाना, और उस परवाज के नीचे हम सब पिस रहे हैं। फैसल साहब क्या कहेंगे आप? देखिए बात यह है कि ये तो सब ठीक है कि इसराइल चाहता है, लेकिन ये जो ममालिक हैं, ये लोग भी तो अपनी जो है ना वो आंखें खोलने को तैयार नहीं है। अगर इसराइल का ये मंसूबा है, उस मंसूबे में जो है बहुत सारे ममालिक भी तो अपने हिस्से का किरदार डाल रहे हैं कि इस पर जंग के जो दो बड़े फरीक हैं, अमेरिका और ईरान, इनकी तरफ से तो बहरहाल कहीं से ये वही नजर नहीं आ रहा ना कि ये जंग को जो है वो रोकना चाहते हैं। कीमत कौन अदा कर रहा है? दुनिया। और दुनिया में तो चले है पाकिस्तान जो कीमत अदा कर रहा है, हम और आप कर रहे हैं, उसका तो कुछ हिसाब किताब ही नहीं है। और आने वाले वक्तों में क्या करेंगे अल्लाह फरमाए। सही। इलियास साहब क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही कहा कि इसमें जब तक इसराइल को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, इसको बंद नहीं किया जाएगा, तब तक ये जंग इसी तरह जारी रहेगी। इसमें तक कोई ना कोई, और ईरान को भी और अमेरिका को भी एक एक स्टेप पीछे जाके अपने मुज़ाकरात जहाँ से ख़त्म हुए थे वहीं से शुरू करने चाहिए, वरना ये जंग बढ़ती जा रही है, मजीद फैलती जा रही है। इलियास साहब, कथा कलामी के बाद प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।